एनर्जी हमेशा एक फील्ड की फॉर्म में चलती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वेरी होते रहते हैं और ये डिस्टरबेंस स्पेस टाइम में 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर इतनी स्पीड से चलता है। मतलब एनर्जी कभी भी स्टेशनरी नहीं रह सकती, वो हमेशा इसी स्पीड से चलेगी और फील्ड की फॉर्म में चलेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। 1 सेकंड में जितनी बार ये दोनों फील्ड चेंज होते हैं वो उस एनर्जी की फ्रीक्वेंसी होती है। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी 1 सेकंड में उतने ही ज्यादा फ्लक्चुएशन होंगे और जितने ज्यादा फ्लक्चुएशन होंगे उतनी ही कम वेवलेंथ होगी, क्योंकि लाइट की स्पीड तो कांस्टेंट है। तो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी, इन दोनों चीजों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेचर के अंदर हमेशा एक कंटिन्यूटी होती है, मतलब एनर्जी की वेवलेंथ बहुत ज्यादा लंबी हो सकती है, कई सारे किलोमीटर लंबी, और बहुत ज्यादा छोटी भी हो सकती है, ट्रिलियंथ ऑफ अ मीटर फॉर एग्जांपल। तो जितनी कम और ज्यादा एनर्जी की वेवलेंथ होती है उसी के हिसाब से उस एनर्जी का इंटरेक्शन होता है मैटर के साथ। अब सवाल यह है कि हम ये सब क्यों बोल रहे हैं? ऐसा इसीलिए क्योंकि जैसे एनर्जी का फ्लक्चुएटिंग फील्ड होता है, मैटर का भी सेम फ्लक्चुएटिंग फील्ड होता है। मैटर के चारों तरफ एक इलेक्ट्रॉन का क्लाउड होता है और वो क्लाउड एक फील्ड की तरह होता है। आपने सुना होगा कि इलेक्ट्रॉन का फोटो लिया गया है। इलेक्ट्रॉन का एक्चुअली कभी फोटो ही नहीं ले सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक क्लाउड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो जैसे एनर्जी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से बनी होती है, वैसे ही मैटर बहुत सारे पार्टिकल्स के फील्ड के साथ बना होता है। तो एनर्जी का फील्ड और पार्टिकल का फील्ड, ये दोनों एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इंटरेक्शन होगा कि नहीं ये इस पर डिपेंड करता है कि एनर्जी की वेवलेंथ का स्केल क्या है। फॉर एग्जाम्पल, धरती पे जो गर्मी पैदा होती है वो गर्मी कभी भी सूरज की किरणों से नहीं होती। अगर सूरज की किरणों से गर्मी पैदा होती तो जैसे जैसे हम धरती से ऊपर जाते टेम्परेचर बढ़ता ही जाता, लेकिन होता इसका उल्टा है। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं ऊंचाई के साथ टेम्परेचर गिरता जाता है, ठंड बढ़ती जाती है। हवाई जहाज में चलते टाइम आपने अक्सर कर अपने स्क्रीन पे देखा होगा कि करीब 11 किलोमीटर ऊपर टेम्परेचर -60 डिग्री सेल्सियस के अराउंड होता है। तो बेसिकली सूरज की किरणें जो कि इन सारे एनर्जी फील्ड की वेवलेंथ के साथ बनी हुई है, वो वायुमंडल में से एकदम आर पार होके जाती हैं और धरती के सरफेस से टकरा के सरफेस के मटेरियल फील्ड के साथ इंटरेक्ट करती हैं। धरती का सरफेस उन किरणों को सोख लेता है और सोखने के बाद वापस इंफ्रारेड रेडिएशंस में वापस रेडिएट कर देता है। उस वजह से गर्मी क्रिएट होती है। तो बेसिकली धरती पे टेम्परेचर धरती एनर्जी रेडिएट करती है, इस वजह से क्रिएट होता है, ना कि सूरज से गर्मी आ रही है इस वजह से करता हो। अब अगला सवाल, सूरज से आने वाली बड़ी वेवलेंथ, फॉर एग्जांपल रेडियो वेव्स जिनकी वेवलेंथ 1 किलोमीटर तक की होती है, वो धरती के काफी अंदर तक चली जाती हैं। हमें ये इसीलिए पता है क्योंकि जब हम टॉयलेट में बैठे होते हैं वहां पे भी हमें रेडियो सुनाई पड़ता है। नेक्स्ट माइक्रोवेव्स, जिनकी वेवलेंथ मीटर में होती है। माइक्रोवेव्स दीवारों के आर पार हो जाती हैं, इसीलिए हम फोन पे कहीं पे भी बात कर पाते हैं। तो अगर हम माइक्रोवेव्स में देख रहे होते तो सारी दुनिया हमें ट्रांसपेरेंट दिखती, क्योंकि माइक्रोवेव दीवारों के पार से निकल जाती है। तो बेसिकली सन से आने वाली एनर्जी हर एक ऑब्जेक्ट के साथ इंटरेक्ट नहीं करती। अगर वेवलेंथ ज्यादा है तो बड़े ऑब्जेक्ट के साथ इंटरेक्ट करेगी, अगर वेवलेंथ छोटी है तो छोटे ऑब्जेक्ट के साथ इंटरेक्ट करेगी। फॉर एग्जांपल, विजिबल लाइट की वेवलेंथ करीब करीब एक प्रोटोजोआ या फिर एक बड़े मॉलिक्यूल के बराबर होती है। इट्स अबाउट मिलियंथ ऑफ अ मीटर, 1 मीटर का 1 मिलियंथवां हिस्सा। तो क्योंकि ये वेवलेंथ इतनी ज्यादा छोटी है, इसीलिए किसी भी मटेरियल पर जब ये वेवलेंथ पड़ती है तो उस मटेरियल के इलेक्ट्रॉन फील्ड को ये वेवलेंथ एक्साइट कर देती है, क्योंकि जिस स्केल पे इलेक्ट्रॉन का फील्ड काम कर रहा है उसी स्केल पे ये वेवलेंथ है। तो दोनों में इंटरेक्शन होता है।
इस इंटरेक्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन की वाइब्रेशन एनर्जी चेंज हो जाती है, और इलेक्ट्रॉन की वाइब्रेशन एनर्जी को चेंज होने की वजह से रेडिएशन की थोड़ी सी एनर्जी सरफेस में अब्सॉर्ब हो जाती है। तो वहां से रिफ्लेक्शन होने के बाद जब लाइट हमारी आंखों में पड़ती है तो वो वाला पोर्शन जो कि उस ऑब्जेक्ट ने अब्सॉर्ब किया है, वो पोर्शन रिफ्लेक्टेड लाइट में मिसिंग होता है। हमारी आंखें इस चीज को डिटेक्ट कर लेती हैं और हमारा ब्रेन इस डेटा को यूज करके 3 डायमेंशनल कंस्ट्रक्शन की कलर मैपिंग कर देता है, एंड दैट इज प्रिसाइजली हाउ वी सी कलर्स। तो अगर हमारी आंखें बड़ी बड़ी वेवलेंथ को डिटेक्ट कर रही होती तो हमें ज्यादातर चीजें ट्रांसपेरेंट दिखती, और इसीलिए फोटोजेनिक सेल्स जो कि आंखों में होती हैं उनका इवोल्यूशन इस तरह से हुआ है कि वो रिफ्लेक्टेड लाइट को ही टारगेट करें। सो अगेन, क्योंकि मैटर और एनर्जी दोनों फील्ड की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, तो जैसे ही इन फील्ड्स का लेंथ स्केल सेम होता है, ये फील्ड्स आपस में इंटरेक्ट करना शुरू कर देते हैं। अगर आने वाले एनर्जी की वेवलेंथ ज्यादा है तो मैटर का बड़े लेंथ के स्केल पर इंटरेक्शन होगा। फॉर एग्जाम्पल बिल्डिंग्स। अगर वेवलेंथ बहुत ही ज्यादा कम हो जाती है तो लाइट सरफेस से ही रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाती है, क्योंकि लाइट का इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्शन शुरू हो जाता है। वेवलेंथ को अगर उससे भी ज्यादा कम कर देंगे तो लाइट की एनर्जी इतनी ज्यादा हो जाएगी कि वो मॉलिक्यूल्स में से एटॉम्स को ही नॉक ऑफ कर देगी। फॉर एग्जाम्पल ओजोन पर जब यूवी रेज पड़ती हैं तो एक ऑक्सीजन का एटॉम नॉक ऑफ हो जाता है। तो इस तरह से ऊर्जा की एक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है कि ऊर्जा या तो लाइट की तरह एग्जिस्ट करेगी या फिर मैटर के अंदर वाइब्रेशन की तरह। दोनों ही फॉर्म में ऊर्जा को समय का एहसास नहीं होगा, क्योंकि ऊर्जा का जो वेग है लाइट की स्पीड से होता है, ऊर्जा के वाइब्रेशंस लाइट की स्पीड से होते हैं। Isn't that amazing to realize?